कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। आज पीएम मोदी का चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधुनूर और कालबुर्गी में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी की आज पहली जनसभा सुबह 11 बजे चित्रदुर्गा में होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे होसपेट में पीएम प्रचार करेंगे और फिर पौने 3 बजे सिंधुनूर में जनसभा करेंगे और आखिर में शाम 5 बजे कालबुर्गी में रोड शो भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र की तारीफ की और इसे विकास केंद्रित करार दिया। साथ ही पीएम ने पिछले 4 साल के कामों का भी जिक्र किया। चुनाव के लिए कांग्रेस का भी प्रचार जारी है। आज एक बार फिर से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रियंका आज 1 जनसभा और 3 रोड शो करेंगी। जनसभा मांड्या में दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद शाम 4 बजे चिंतामणि में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। दूसरा रोड शो शाम 5:30 बजे होसाकोटे में होगा और तीसरा रोड शो शाम 7:15 बजे सीवी रमन नगर में प्रस्तावित है। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने 3 जनसभाएं की थी और पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी का घोषणा पत्र सुबह 9 बजे बेंगलुरु में जारी किया जाएगा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कुछ योजनाओं की गारंटी दी थी, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी, अन्य भाग्य योजना जैसी 5 गारंटियों को पहली कैबिनेट में पूरा करने का वादा किया है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया है। अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सिंघवी ने राहुल गांधी को पहली बार भेजे गए समन में भी सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ एक व्हाट्सएप क्लिप के आधार पर समन कैसे जारी किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर तो हजारों मैसेज आते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अखबार की कॉपी या पेन ड्राइव तक पेश नहीं की गई। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को किसानों का भी साथ मिला है। आज किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर जाएंगे। राकेश टिकैत ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि पदक जीतकर जिन्होंने देश का तिरंगा फहराया और देश को गौरव की अनुभूति का एहसास कराया, वो आज मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए हम भी 2/5/2023 को जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में पिछले 9 दिनों से पहलवान लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं और आज धरने का 10वां दिन है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को असम पुलिस ने नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। श्रीनिवास बीवी पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। असम पुलिस ने रविवार को नोटिस जारी किया था और इस मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस ने श्रीनिवास बीवी को आज सुबह 11 बजे तक दिसपुर पुलिस थाने में हाजिर होने को कहा है। नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर श्रीनिवास बीवी ऐसा नहीं करते तो सीआरपीसी की धारा 41A के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। असम पुलिस ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के खिलाफ दिसपुर थाने में आईपीसी की धारा 509, 294, 341, 354 और 354A के साथ 506 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी पिछले 6 महीने से पीड़ित को प्रताड़ित, दुर्व्यवहार और यौन शोषण कर रहा था। जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया उस महिला का नाम अंकिता दत्ता है, जो खुद को यूथ कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बता रही है। फिलहाल आलाकमान ने अंकिता दत्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। And it is not allegation by just one woman. There are other girls also who had complained regarding Srinivas Bibi. So now party has all the time. Maybe after the Karnataka election, they should do an inquiry against Srinivas and find out the fact. बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जो अंतिम सुनवाई होगी। बिल्किस बानो केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए गुजरात सरकार को चेताया और सवाल किया था कि दोषियों को क्यों छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रिहाई की वजह नहीं बताई तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। गुजरात सरकार ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि दोषियों की रिहाई से जुड़े तमाम फाइलें पेश करेगी। आज निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी प्रयागराज में चुनावी रैली करेंगे। सीएम योगी की ये रैली अतीक अशरफ की हत्या के बाद उसी इलाके में होगी। सीएम योगी सुबह 9 बजे प्रयागराज के लूकरगंज में जनसभा करेंगे। अतीक का चकिया दफ्तर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जबकि अतीक का घर सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहीं योगी की चुनावी रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है।
पंजाब में आज से सरकारी दफ्तरों का समय बदल चुका है। आज से पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सीएम भगवंत मान भी सुबह अपने कार्यालय पहुंचेंगे। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय भी आज से बदल गया है। अब दफ्तर सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। वहीं अस्पताल पहले की तरह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं देंगी। अस्पतालों में इमरजेंसी की सेवाएं 24 घंटे मिलेंगी। वहीं आज सीएम भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज शरद पवार के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन होगा। इस किताब का नाम लोक माझे संगाती है। इस पुस्तक का कुछ हिस्सा सामने आया है। अपनी आत्मकथा में शरद पवार ने गौतम अडानी को काफी कुछ लिखा है। शरद पवार और गौतम अडानी की दोस्ती उस समय की है जब अडानी कोयला सेक्टर में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे थे। इसका जिक्र एनसीबी प्रमुख ने अपनी आत्मकथा लोक माझे संगाती में किया है। पवार की आत्मकथा साल 2015 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। शाइस्ता परवीन की मददगार होने के आरोपों पर हिस्ट्री शीटर मुंडा पासी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मुंडा पासी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया और उसने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और फर्जी करार दिया। मुंडा पासी ने आरोप लगाया कि अतीक ने उसके भाइयों को मरवाया है और उससे उसकी दुश्मनी है। मुंडा पासी यूपी की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन की लिस्ट में शामिल है। बीते 4 साल से यूपी पुलिस को उसकी तलाश है। उस पर लगभग 4200 करोड़ रुपए के बाइक घोटाले का आरोप है। फर्जी लगाया जाए, हमारी दुश्मनी है सर। दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। 4 भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन। पता कर लीजिए कि अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। लहास भी नहीं मिली। हाँ, मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अफजाल अंसारी को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है। लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक सजा के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को उनकी सजा की तारीख 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये कदम लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1995 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में दिन में ही अंधेरा छा गया और उसके बाद हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। बारिश ने पारे को सामान्य से 13 डिग्री नीचे लुढ़का दिया। इस कारण मई में भी फरवरी जैसे मौसम का एहसास हुआ। वहीं शाम को 5:30 बजे तक 14.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का भव्य निर्माण तेजी से चल रहा है और इसी काम की तस्दीक कर रही हैं तस्वीरें। राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी हुई हैं। कुल 11 तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें पूरे राम मंदिर निर्माण को दिखाया गया है। मंदिर के प्रथम तल का काम चल रहा है। पहली बार इसमें दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह और मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है। मंदिर की भव्यता साफ दिखाई दे रही है। अगले साल तक मंदिर में रामलला की स्थापना हो जाएगी। साथ ही यहाँ पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है क्योंकि डॉक्टर्स ने एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर्स ने 1 मई को क्रमबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। प्रदेश के 10,000 से भी अधिक डॉक्टर आंदोलन करेंगे। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक काम बंद रहेगा। मांग पूरी नहीं होने पर डॉक्टर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल का समर्थन जूनियर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत संविदा कर्मचारी भी करेंगे। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली PLFI का सब जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया है। उस पर तपकरा, खूंटी और मुहरू समेत कई जगहों पर हत्या, आर्म्स और लेवी के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये पूरे इलाके में पिछले कई सालों से आतंक का पर्याय बना हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो बाइक से कहीं जाने वाला था, तभी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सुखराम गुड़िया AK-47 लेकर चलता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद से माना जा रहा है कि राज्य में PLFI पहले से कमजोर हो गया है। मौसम के बदलते मिजाज और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण राज्य सरकार ने केदारनाथ यात्रा को आगामी 3 मई तक के लिए रोक दिया है। साथ ही ऋषिकेश रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की भीड़ को मैनेज किया जा सके। सोमवार को केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना के कारण पर्यटन विभाग ने 3 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण हादसा हुआ। छानीवाड़ी गांव में सोमवार को तेज गति से आ रही 2 कारें अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि हादसा बिरनी थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब पीड़ित हरियाणा से गोगा मेड़ी मंदिर जा रहे थे। मरने वाले युवक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 126 रन बनाए। कप्तान फाफ डु प्लेसी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 19.5 ओवर में ही 108 रन पर सिमट गई। कृष्णप्पा गौतम ने सबसे ज्यादा 13 गेंदों में 23 रन बनाए। इस हार के बाद लखनऊ की टीम दूसरे से तीसरे स्थान पर लुढ़क गई है। वहीं बेंगलोर की टीम भी 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक हो गए हैं और बेंगलोर की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। आईपीएल 2023 के 43 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। इस मैच के दौरान मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मैच के दौरान और मैच के बाद दोनों ही टीमों के कुछ खिलाड़ी और स्टाफ आपस में भिड़ते नजर आए। मैच के पहले विराट कोहली और लखनऊ के नवीन उल हक में भिड़ंत हुई और फिर मैच के बाद लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर से भी विराट की गर्मा गर्मी हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी विराट और गंभीर के बीच विवाद हो चुका है।